म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के समय रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन हाई रिस्क एसेट्स में, कुछ पोर्शन लो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए म्यूचुअल फंड ने कई सारे सेगमेंट्स हैं। मुख्य रूप से ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स हैं। अब जनाब, यदि आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में रखेंगे, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में। लेकिन इसमें एक समस्याएं हैं कि यदि लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80% लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 20% की फ्लेक्सिबिलिटी आपको यानी फंड मैनेजर को है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ये फ्लेक्सिबिलिटी 35% है। मतलब यदि मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो आपको 65% कम से कम मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो 35% ही है। यहाँ तक तो बातें ठीक समझ में आती हैं। लेकिन जनाब, यदि मार्केट की स्थिति खराब हो, यानी मार्केट वोलेटाइल काफ़ी हो और फंड मैनेजर चाहता है कि एसेट्स को ट्रांसफ़र करें सेफ एसेट्स में यानी लार्ज कैप में, तो जनाब जो लार्ज कैप का 20% का है उसको 100% कर सकते हैं। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में कम से कम 65% आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी 35% की है। और उस स्थिति में आप चाहते हुए भी आप हाई रिस्क एसेट को लो रिस्क एसेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका जस्ट विपरीत परिस्थिति में मार्केट की स्थिति अच्छी हो और आप चाहते हैं कि जो लो रिस्क एसेट्स है उसको कुछ ट्रांसफ़र करें हम हाई रिस्क एसेट्स में, यानी लार्ज कैप को हम ट्रांसफ़र करें मिड कैप या स्मॉल कैप में, तो जनाब मिड कैप स्मॉल कैप का सेगमेंट का जो म्यूचुअल फंड है उसमें तो आप पूरा का पूरा मिड कैप या स्मॉल कैप में कर सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट था आपका, जहाँ की कम से कम 80% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, वहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी 20% ही है। इससे ये होगा कि आप जानते हैं, आपको ये अंदाजा है कि मार्केट अभी रिटर्न देगा, लेकिन चाह कर भी आप लार्ज कैप का जो 80% है उसको कम नहीं कर सकते, बिकॉज ये सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से है। इसके लिए और दूसरी बातें एक और हैं इसमें कि चूंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 तरह के सेगमेंट है, 3 तरह के म्यूचुअल फंड से, तो निश्चित रूप से आपको 3 फोलियो अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको फंड्स भी इसमें अधिक हो। जनाब, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं कि अधिक फोलियो मेंटेन करें, आपके पास अधिक पैसे नहीं हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करें उसमें लार्ज कैप से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न हो और रिस्क के लिहाज से मिड कैप से थोड़ा सा कम हो। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए एक फंड है लार्ज एंड मिड कैप फंड, और हम चर्चा करेंगे कि इस सेगमेंट में आज के परिस्थिति के हिसाब से कौन से टॉप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बाजार में मौजूद हैं। एस्ट्रॉन टैक्सफिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि मैं जो अपना अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो मैं ठीक ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर भी लिखें, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। इस स्टडी के एनालिसिस में हमने 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे टॉप 15 फंड्स को, लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट्स के फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। और 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न जो निकाला है हमने वो लास्ट 5 इयर्स की बेसिस पे निकाला है। इसका मतलब पिछले 5 वर्षों में, यानी 4 जनवरी 2020 से लेके 5 जनवरी 2025 तक के बीच में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस निकाला है। और वो फंड है क्वांट, आईसीआईसी, एचडीएफसी, मोतीलाल, बंधन, महिंद्रा, यूटीआई, निपॉन इंडिया, कोटक, एसबीआई, एचएसबीसी, डीएसपी, इन्वेस्को, बैंक ऑफ इंडिया और एडेलवेसिस। और सबसे अच्छा रिटर्न जो 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न का है वो 27.11% एक क्वांट का है। और इन 15 में से सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो एडेलवेसिस का 20.55%। अब अगले दौर में हमने 10 इयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे उस फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया, जो कि रोलिंग रिटर्न में भी और 10 इयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर भी एक कॉमन हो रहे थे। और वो फंड है, या यूं कह लें कि 15 फंड में से 3 फंड मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा और एचएसबीसी, ये तीनों का 10 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये
इस स्टेज पे एलिमिनेट हो गए और ये क्वालिफाई नहीं कर रहे। और यदि इसको हम कलर के ब्लॉक से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा और एचएसबीसी इंक्लूड नहीं हुए, मतलब ये 15 फंड में से 3 फंड तो फर्स्ट स्टेज में निकल गए। अब 5 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे हमने टॉप 15 फंड्स में से उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया जो कि 10 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर भी और रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर भी और 5 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर भी कॉमन फंड हो रहे हैं। तो उन फंड को यदि हम देखते हैं और यदि कलर ब्लॉक में यदि देखें तो हम देख रहे हैं कि चूंकि मोतीलाल ओसवाल तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, महिंद्रा पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, एचएसबीसी पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, और इस फेज में 5 ईयर्स के फेज में ये डीएसपी जो है ये इनका रिटर्न 5 ईयर्स का 20.9 है और बैंक ऑफ इंडिया का 19.65 है। ये दोनों फंड क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टॉप 15 में नहीं आ रहे। इसका मतलब कि अब इस स्टेज पे हमने फर्स्ट स्टेज में हमने 3 फंड को रिजेक्ट किया था और इस स्टेज में हमने 2 फंड को और रिजेक्ट किया, मीन्स 15 में से 5 फंड को रिजेक्ट कर दिया। अब फोर्थ फेज में हम देखते हैं कि 3 ईयर्स के सीजीआर के बेसिस पे वो कौन कौन से फंड हैं जो 5 ईयर्स के सीजीआर के बेसिस पर भी, 10 ईयर्स के सीजीआर के बेसिस पर भी और रोलिंग रिटर्न 3 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे कॉमन आते हैं। वो फंड हैं, वो सारे फंड हैं जो इन तीनों क्राइटेरिया में कॉमन हो रहे थे। वो सारे फंड 3 ईयर्स के सीजीआर के बेसिस पे टॉप 15 में अपना जगह बना रहे हैं। और इसको कलर फॉर्म यदि देखें तो जैसे पहले बताया था हमने कि मोतीलाल ओसवाल पहले रिजेक्ट हो गया था, महिंद्रा भी पहले रिजेक्ट हो गया था, एचएसबीसी भी पहले रिजेक्ट हो गया था और सेकेंड फेज में ये डीएसपी और बैंक ऑफ इंडिया रिजेक्ट हुए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि 10 ऐसे फंड हैं लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में जो 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न, 10 ईयर्स के सीएजीआर, 5 ईयर्स के सीएजीआर और 3 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे टॉप 15 फंड में अपना जगह बनाते हैं। अब यदि इन फंड्स को यदि कंसाइज फॉर्म में देखना चाहें तो हम देखते हैं वो फंड हैं क्वांट, बंधन, एचडीएफसी, एडेलवेसिस, आईसीआईसीआई, कोटक, निप्पॉन, एसबीआई, यूटीआई और इन्वेस्को। इसमें ये 10 फंड अभी तक शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब यदि इसके बारे में हम स्पेसिफिकली चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चारों ही पैरामीटर्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा। तो हम देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न, 10 ईयर सीएजीआर और 5 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे क्वांट फंड जो है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और 3 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे बंधन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि इन्हीं चारों पैरामीटर्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्को ने किया हुआ है, 10 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे निप्पॉन इंडिया ने किया हुआ है और 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया। इन 10 फंडों में सबसे खराब परफॉर्मेंस, मतलब ये फंड खराब नहीं है बल्कि ये तुलना करें इन 10 फंडों में से तो सबसे खराब परफॉर्मेंस 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के सीजीआर के बेसिस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने किया है। अब यदि इन 10 फंड में से हम रैंकिंग करना चाहें, फ्रेंड्स, रैंकिंग करना डिपेंड करता है अपने परसेप्शन पे, आपके फाइनेंशियल विजडम पे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, कितना लेने का है, आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं या रिस्क टेकर हैं, ये डिपेंड करता है उस पर। तो ये जो मैं रैंकिंग कर रहा हूँ ये अपने फाइनेंशियल विजडम और मेरे परसेप्शन के हिसाब से कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके विचार हमसे सहमत नहीं हो, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया, रोलिंग रिटर्न, 10 ईयर्स का सीएजीआर और 5 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जनाब मैं क्वांट को नंबर 1 रैंक करता हूं। बात करते हैं कि इन 10 में से लास्ट पैदान पे, आखिरी पैदान यानी 10वां नंबर किसका होगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि 4 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर 10 ईयर्स का और 5 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। और इसके साथ ये भी देखते हैं, खराब परफॉर्म किया है कोई बात नहीं है, लेकिन डिफरेंस जो है 5 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पे करीब ये 21% का दिया है इन्होंने, 20.9% का दिया है, जबकि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है 25.8। इसका मतलब करीब करीब 5% का डिफरेंस है टॉप एंड बॉटम में। और 3 ईयर के सीएजीआर के बेसिस पे देखें, यहाँ 17% है इसका, यहाँ 23.3% है बंधन का, तो यहाँ 6% के आसपास का डिफरेंस है 3 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर हाईएस्ट और लोएस्ट में। लोएस्ट मीन्स टॉप 10 में जो लोएस्ट है उसकी बातें कर रहा हूँ। इस हिसाब से मैं क्वांट को दिया 1 नंबर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट के फंड को दिया हमने लास्ट नंबर यानी 10वें पैदान पे। और 9वें पैदान पे हम देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न जो है इन्वेस्को का
वो सबसे कम है 20.84%, और इनका 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का CAGR भी जो है, यदि कंपेयर करें हम उसके हाईएस्ट से, तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस कुछ अधिक ही दिख रहा है। इसको हमने दिया 9th पोजीशन पे। अब सवाल ये होता है जनाब कि हमने फर्स्ट दे दिया, 10th दे दिया, 9th दे दिया, अब बात करते हैं सेकंड पे कौन आएगा। तो हम देखते हैं सेकंड पे यदि बंधन की चर्चा यदि करें तो रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये इसका तीसरा या चौथा पोजीशन है। 10 ईयर्स के बेसिस पे इसका ये तीसरा पोजीशन है। 5 ईयर्स के बेसिस पे ये करीब सेकेंड पोजीशन है, और 3 ईयर्स में ये टॉप पोजीशन पे। इसलिए हम बंधन के लार्ज एंड मिड कैप को सेकेंड रैंक में रखते हैं। अब बाकी जो 6-7 फंड और बचे उसको अपने विवेक के हिसाब से रैंक कर लें। हो सकता है कि किसी की रैंकिंग ऊपर हो, नीचे हो, ये आपकी भी हो सकती है। ये मेरे परसेप्शन है, और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यदि आप फंड को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो इस एक सिस्टमेटिक वे में इस ढंग से शॉर्टलिस्ट करेंगे तो जो फंड आप शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे निश्चित रूप से उसमें बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। यहां भी आप निर्णय ये खुद लें। थैंक यू।